हरियाणा में जगह जगह किसानों ने खोला बीजेपी नेताओं के खिलाफ मोर्चा। यमुनानगर और जींद में किसानों की पुलिस के साथ झड़प तो हिसार में धनखड़ को किसानों ने दिखाए काले झंडे। पुलिस वाला निकला मुरथल के ढाबों में जिस्म फरोशी के धंधे का सरगना। पुलिस ने हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह को किया गिरफ्तार। 8 जुलाई को पुलिस ने मारी थी रेड। बीजेपी सांसद रामस्वरूप के बेटे ने जताई पिता की हत्या की आशंका। कहा, मेरे पिता की हुई हत्या, वो कभी नहीं कर सकते खुदकुशी। 17 मार्च को दिल्ली के घर से फंदे से लटका मिला था सांसद का शव। ऊना में बावड़ी में कैद हुआ तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। गर्मी से था बेहाल। और पंचतत्व में विलीन हुए वीरभद्र सिंह। रामपुर के पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ी भारी भीड़। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बीजेपी नेताओं के विरोध के साथ जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। हरियाणा में बीजेपी नेताओं का विरोध लगातार जारी है। हिसार में किसानों ने हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ को काले झंडे दिखाए। ओपी धनखड़ गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में पहुंचे थे। इस बैठक में मनीष ग्रोवर, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, राज्यसभा सांसद डीपी वत्स समेत जिले के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही किसानों को ओपी धनखड़ के आने की सूचना मिली तो उन्होंने जमकर विरोध किया। दूसरी तस्वीर आपको हांसी की दिखा रहे हैं, जहां किसानों ने धनखड़ के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो ओपी धनखड़ के खिलाफ हिसार और हांसी में प्रदर्शन को देखने को मिला। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी हरियाणा के अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरह से किसान जो है वो विरोध करते नजर आ रहे हैं बीजेपी नेताओं का। जहां भी पता चलता है कि कोई समागम होने जा रहा है या कोई नेता शिरकत करने जा रहा है किसी प्रोग्राम में, तो वहीं पर पहुंचकर किसान हल्ला बोल देते हैं। तो अब हिसार और हांसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विरोध हुआ है हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ का। तो उधर दूसरी ओर जींद में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का विरोध हुआ। किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई। बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे कमलेश ढांडा और कार्यालय के बाहर किसानों ने डेरा डाल दिया और जमकर नारेबाजी की। यहां पर जो बैरिकेडिंग की गई थी उस बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया गया और इसके बाद किसानों और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई। महिलाएं भी इस दौरान मौजूद थी बड़ी संख्या में। तो जींद में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का विरोध हुआ है। तो बीजेपी के नेता जहां भी पहुंच रहे हैं हरियाणा में, वहीं पर किसान उनका विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो कृषि कानूनों के विरोध में एक और किसानों का आंदोलन जारी है और दूसरी ओर बीजेपी का रवैया जिस तरह का है, किसान उसको देखकर विरोध कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं की जा रही, इसलिए जब तक कानून वापस नहीं होंगे बीजेपी का विरोध भी जारी रहेगा। तो हांसी हो, हिसार हो या जींद हो या फिर यमुनानगर हो, हर तरफ किसानों ने रोष प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध किया है। बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया सहित बीजेपी नेता पहुंच रहे थे। जैसे ही इसकी खबर किसानों को मिली तो बड़ी तादाद में किसान एकजुट हुए। चौक चौराहों पर बीजेपी नेताओं की गाड़ियों को काले झंडे दिखाए गए। तो वहीं पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई। इसके बाद बैरिकेडिंग तोड़कर किसान आगे बढ़ गए। तो यमुनानगर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, बीजेपी नेताओं का विरोध किया, बीजेपी की बैठक का विरोध किया। मूलचंद शर्मा समेत जो भी नेता यहाँ पर पहुंचे हुए थे, सबका विरोध करने के लिए किसान यहाँ पर पहुंचे। हालात यहाँ पर तनावपूर्ण बन गए। पुलिस को जो है इन किसानों को रोकने के लिए जो बैरिकेडिंग का इस्तेमाल किया गया था उसको भी किसान तोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आए।
और अब बात करते हैं कोरोना वायरस की और ब्लैक फंगस की, जिसके साथ अभी भी देश जंग लड़ रहा है। इस बीच में कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना का कहर कम ही हुआ था, लेकिन तीसरी लहर की आशंका ने टेंशन बढ़ा रखी है। मगर तीसरी लहर से पहले बुवाइन कोरोना वायरस ने चिंता बढ़ा दी है, जिसका एक वेरिएंट हिसार में 1 महीने के कटड़े यानी भैंस के बच्चे में पाया गया है। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के एनिमल बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने इस बुवाइन कोरोना वायरस को खोजा है। पूरे हरियाणा से कटड़ों के 250 से ज्यादा नमूने लिए गए थे, जिसमें से कई पॉजिटिव मिले। उन्हीं पॉजिटिव सैंपल्स में से रिसर्च के लिए 5 की सीक्वेंसिंग की गई, तो ये परिणाम सामने आया है। खासतौर पर यह रिसर्च इसलिए की गई कि बुवाइन कोरोना वायरस अलग अलग जानवरों को होने की प्रवृत्ति रखता है या नहीं। हमने सैंपल कलेक्ट करके उसमें से आरएनए निकाला, टोटल आरएनए, और फिर डिफरेंट वायरसेस के लिए उसको आरटी-पीसीआर से एम्पलीफाई किया। तो जब फॉर द फर्स्ट टाइम हमें जो है कोरोना वायरस उसमें मिला बफलो के सैंपल्स में, तो हमने ये देखा कि जो ये बफलो में कोरोना वायरस था, ये जो है अपने आप से नहीं आया था, ये दूसरी स्पीशीज से ट्रांसमिट होकर आया था। विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया कि आने वाले 10 वर्षों में इंसानों में जो बीमारियां आएंगी वो पशुओं से आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जैसे कोरोना वायरस का खतरा अभी तक टला नहीं है, इसी तरह कई वायरस हैं जो जानवरों में मौजूद हैं और म्यूटेशन के बाद नया रूप ले सकते हैं। विभाग की रिसर्च के मुताबिक ये वायरस सबसे पहले ऊंट से कटड़े में आया था। वायरस की ये प्रकृति म्यूटेट होती रहती है, यानी बड़े जानवरों और इंसानों में भी जा सकती है। लेकिन अगर ये म्यूटेट होकर पशुओं से इंसान में पहुंच गया तो काफी नुकसान पहुंचा सकता है। संदीप सैनी, न्यूज़ 18, हांसी। और अब बात करते हैं बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की, जिनकी मौत की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है कि इस बीच बेटे ने अपने पिता की हत्या का आरोप लगाया है। रामस्वरूप शर्मा के बेटे आनंद स्वरूप के मुताबिक उनके पिता आत्महत्या नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है। बीजेपी से सांसद रहे रामस्वरूप शर्मा के बेटे ने अपने पिता की संदिग्ध मौत की हाई लेवल इंक्वायरी की मांग कर दी है। मंडी के पूर्व सांसद रामस्वरूप शर्मा का शव उनके दिल्ली के घर में इसी साल 17 मार्च को संदिग्ध हालात में मिला था। शुरुआती तफ्तीश ने खुदकुशी की तरफ इशारा किया, लेकिन अब 3 महीने बाद परिवार को लगता है कि रामस्वरूप शर्मा ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि हो सकता है कि उनकी हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि कोविड के कारण जांच प्रभावित हुई है। कुछ रिपोर्टें अभी आई नहीं है, जब पूरी रिपोर्टें आ जाएंगी तो वो हमें पूरी डिटेल से बता सकेंगे कि क्या हुआ है। मैंने उनसे कहा कि सर, हमें पूर्ण विश्वास है कि पिताजी ने आत्महत्या नहीं की है। आनंद स्वरूप शर्मा अब दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो केंद्र सरकार के आला मंत्रियों से मुलाकात कर नए सिरे से तफ्तीश की मांग कर रही हैं। यहां तक कि पीएम मोदी से भी मिलने का वक्त मांगा है। उसी केस के रिगार्डिंग मैं माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से भी मिला। मैंने जो जांच चल रही है उसके उनको बताया और कहा कि जो जांच धीरे चल रही है उसमें तेजी लाने के लिए वो पुलिस को कहें। तीन महीने पहले जिन हालात में पूर्व सांसद का शव फंदे से झूलता मिला था, उससे इशारा खुदकुशी का ही मिल रहा था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी फंदे से ही मौत की तस्दीक कर चुकी है, लेकिन परिवार मानने को तैयार नहीं है। ऐसे कोई हालात नहीं थे जिनमें रामस्वरूप शर्मा खुदकुशी जैसा कदम उठा सकते थे। हालांकि पुलिस ने भी जांच जारी रखी है और फिलहाल फोरेंसिक रिपोर्ट के अलावा दूसरी जांच का इंतजार है, जिसके बाद आगे की तफ्तीश तय होगी। वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18, मंडी।
और अब बात करते हैं हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की, जो पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। रामपुर बुशहर में उनके पैतृक नगर में उनका अंतिम संस्कार किया गया पूरे रीति रिवाजों के साथ। उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने करीब 4:30 बजे उनके पार्थिव देह को मुख्य अग्नि दी और इस तरह वीरभद्र सिंह आनंद की यात्रा पर निकल गए। इससे पहले करीब 2:45 बजे उनके पार्थिव शरीर को पद्म पैलेस से जोगणी बाग के शमशान घाट लाया गया। पिता के पार्थिव शरीर को विक्रमादित्य सिंह ने खुद कंधा दिया। पूरे रास्ते में लोग मकान की छतों से उनके पुष्प वर्षा करते देखे गए। भावुक लोगों ने नम आंखों से अपने प्रिय नेता को अंतिम बार देखा और विदाई दी। शमशान घाट में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। तो 8 जुलाई को वीरभद्र सिंह ने सुबह अंतिम सांस ली थी। उसके बाद अंतिम दर्शनों के लिए 2 दिन तक उनके पार्थिव शरीर को रखा गया और उसके बाद कल उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया पूरे राजकीय सम्मान के साथ। मैं ये मानता हूँ कि एक ना एक दिन अपना शरीर छोड़कर सब लोगों ने जाना है, मगर उन्होंने जो एक छाप हिमाचल प्रदेश की और देश की राजनीति में छोड़ी है, वो एक मिसाल देश की और प्रदेश की राजनीति के लिए है। लगातार 60 वर्षों तक 1962 से लेकर 2021 तक लगातार उन्होंने जो है एक राजनीतिक पारी खेली, चाहे केंद्र मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और असीम प्यार उनको हिमाचल प्रदेश के लोगों ने दिया है। राय साहब की अंत्येष्टि में यहाँ पर हम आए हैं, सरकाघाट से बहुत सारे लोग। राय साहब एक ऐसे व्यक्ति जिनको कि राजा नहीं फकीर है, हिमाचल की तकदीर है। ये वीर भी थे, भद्रपुरुष भी थे और सिंह भी थे। आपने देखा होगा इनका ओवरऑल जो जब ये अड़ जाते थे तो ये अपने केंद्रीय जो नेतृत्व है उसके सामने भी मतलब दम रखते थे। लेकिन हिमाचल के गरीब के पक्ष में ये गरीब व्यक्ति की धड़कन थे। गरीब के दर्द को देख करके राय साहब के आंखों से कई बार आंसू निकलते हुए हमने देखे हैं। और हम लोगों को एक ही गुर दिया इन्होंने कि ज़िंदगी में अगर गरीब की मदद करोगे तो ऊपर वाला आप लोगों की मदद करेगा। तो कोरोना का कहर जारी है और इस बीच पहाड़ों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चिंता बढ़ाने वाली थी। लेकिन इस बार भी वीकेंड पर धर्मशाला में सैलानियों की भरमार है। नड्डी डल लेक में शनिवार को पर्यटकों की काफी भीड़ उमड़ी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर यहां लोग कितने सजग दिखे, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी बचित्र शर्मा ने। तो हम लोग आप पर धर्मशाला के नड्डी डल लेक में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत ये डल लेक है। और हाँ, इसकी जो कंपैरिजन यहाँ पर कर सकते हैं कि जिस तरह से सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की जो सुखना लेक है, ठीक उसी तरह से ये लेक भी यहाँ पर जो है वो बनाई गई है। हालांकि ये प्राकृतिक झील है और जो चंडीगढ़ में झील है वो कृत्रिम झील है, लेकिन यहाँ की जो खूबसूरती है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को भाती है। यानी जो पर्यटक आता है वो भागसू वाटरफॉल के बाद जो है डल लेक में आना नहीं भूलता, वो यहाँ ज़रूर आता है। और फिलहाल यहाँ पर सबसे बड़ी खूबसूरती यहाँ की अगर हम देखें तो ये जो झील है उसके जो चारों ओर जिस तरह से ये देवदार के जो ये पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़, वो भी लोगों को कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित करते हैं। खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि दूसरे राज्यों से आते हैं। हिमाचल की अपेक्षा दूसरे राज्यों से पर्यटक जो हैं, सैलानी जो हैं, वो यहाँ पहुँचते हैं। ये पवित्र झील भी मानी जाती है और इसको लोग यहाँ पर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसको छोटा मणिमहेश के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर अभी वीकेंड है और वीकेंड में कितने टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ अटखेलियाँ कर रहे हैं, इस झील को निहार रहे हैं, यहाँ की वादियों को निहार रहे हैं। कहाँ से आए आप? क्या नाम है? प्रियंका। प्रियंका जी, कहाँ से आए आप? ज्वाला जी से। ज्वाला जी से, यानी आप लोकल लोग हैं ना? हाँ जी। आप कहाँ से? ज्वाला जी से हम भी ज्वाला जी से आए। अच्छा, आप लोग अच्छा टूर बना के आए यहाँ पे? हाँ जी। कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आए तो? बहुत अच्छा कर रहे हैं महसूस। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो कुछ टेम्परेचर में अंतर है आपके यहाँ ज्वाला जी में टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर में? हाँ जी, काफी हाँ जी, काफी है, डिफरेंस है। हाँ जी, क्योंकि बारिश वगैरह नहीं पड़ रही अभी, ना चंडीगढ़ में हुई है काफी दिनों से बारिश और ना ही अभी तक
बारिश ज्वालाजी में हुई है, तो काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पे। काफ़ी डिफरेंस है। हाँ जी। तो यहाँ पर अब आज आप आए हैं तो शाम को वापस चले जाएंगे? हाँ जी, हम शाम को वापस चले जाएंगे। चलिए ठीक है। तो बाकी और जगहों में कहाँ कहाँ जाना है आपको? अभी हमने बस यहीं आना था, हम बस क्रिकेट स्टेडियम गए थे धर्मशाला, और यहाँ आए हैं, फिर हम वापस चले जाएंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पर आए थे वापस चले जाएंगे। और भी हैं लोग जानने की कोशिश करेंगे। सर कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग भी यहाँ पर आए हैं, घूमा है आपने भी? बहुत बढ़िया है, एनवायरनमेंट इज़ वेरी गुड और सभी लोगों ने मास्क लगा रखे हैं। एग्जैक्टली। तो ये बहुत बढ़िया है, लोग अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं और टूरिज्म भी प्रमोट हो रहा है, स्टेट के लिए भी बढ़िया है। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो जरा सी मुस्कुराहट क्या लौटती है, लोग लापरवाह हो जाते हैं और कोरोना को पलटवार का मौका मिल जाता है। पर्यटन पर लगी पाबंदी क्या हटी, एक बार फिर लोगों का हजूम घर से निकल पड़ा है, जो एक बार फिर कोरोना को पलटवार का मौका दे सकता है। ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें। नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें। कोरोना की बद्दुआएं बुला रही है तुम्हें। लाख समझाइए, रोज बताइए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। गाहे बगाहे आंकड़े भी आंख दिखा जाते हैं। बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन क्या मजाल कि किसी पर तिनके भर भी फर्क पड़े। महामारी के दौरान की बेबसी को लोग भूल चुके हैं। यकीन न हो तो ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें मसूरी के केम्प्टी फॉल्स की है। केंद्र सरकार की तरफ से तस्वीरें दिखाकर लोगों को आगाह किया गया, लापरवाही से बचने की ताकीद की गई और अब इस पर कुछ पाबंदी भी लगा दी गई है। मसलन मसूरी के केम्प्टी फॉल्स में एक बार में सिर्फ 50 पर्यटकों को जाने की अनुमति होगी। इतना ही नहीं, एक पर्यटक आधे घंटे से ज्यादा नहीं रुक पाएगा। भीड़ सिर्फ केम्प्टी फॉल्स में ही नहीं लग रही, चाहे उत्तराखंड हो या हिमाचल हो या फिर लेह लद्दाख, हर जगह पर्यटक भरे पड़े हैं। गर्मी से निजात पाने के लिए मैदानी इलाकों से पहुंच रहे पर्यटकों की भीड़ जुट रही है। कोरोना प्रतिबंधों में ढील मिलने के बाद लोग गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग छुट्टियां मनाने पहुंच रहे हैं। गाड़ियों की कतारें लगी है और होटल फुल हो चुके हैं। लोग कोरोना और उसके प्रोटोकॉल भूल चुके हैं, लेकिन सच कुछ और है। WHO की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने एक बार फिर कोरोना वायरस को लेकर चेतावनी जारी की है और साफ कहा है कि दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। WHO के 6 में से 5 क्षेत्रों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि महामारी अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण डेल्टा वेरिएंट को बताया है। डेल्टा वेरिएंट काफी ज्यादा संक्रामक है। भारत में भी दूसरी लहर के लिए कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। मतलब साफ है कि मौजूदा वक्त में बेपरवाही भारी पड़ सकती है। इसीलिए बेवजह घर से बाहर निकलने से बचिए और कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरह से फॉलो कीजिए, तभी जान बचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात करते हैं मुरथल की, जहां ढाबे पर चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे का सरगना एक पुलिस वाला निकला। आपको बता दें कि 8 जुलाई को मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने मुरथल के हैप्पी ढाबा, राज ढाबा और होटल वेस्ट पर छापामारी करते हुए जिस्म फरोशी के धंधे का भंडाफोड़ किया था। इस पूरे मामले में मुरथल थाना पुलिस ने आगामी कार्रवाई करते हुए इस घोरक धंधे को संचालित करने वाले सोनीपत STF में तैनात हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भी लिया गया और उसके बाद उसको जेल में भेज दिया गया। तो मुरथल ढाबे में जो जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था, उसका सरगना एक पुलिस वाला ही निकला। हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की ओर से। कल देवेंद्र कुमार के आरोपी को DSP साहब के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा। सर, ये जो देवेंद्र कुमार है, ये कौन है और कहाँ का रहने वाला है? देवेंद्र कुमार ये बड़ौली गांव का रहने वाला है। और सर, ये बताया जा रहा है कि STF में तैनात है अभी सोनीपत। ये STF सोनीपत में एज ए हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार
STF सोनीपत में तैनात है। सर तो ये कह सकते हैं कि हम जो पुलिसकर्मी है इसी की सह पर ये पूरा रैकेट चल रहा था। इसकी जांच तो DSP और ऊना वन विभाग की बात करते हैं, जिसने बंगाणा के एसन गांव से एक घायल तेंदुए का रेस्क्यू किया है। पानी पीने के लिए गांव में बनाई एक बावड़ी में घुसा तेंदुआ वहां जालीनुमा दरवाजे में कैद हो गया। इसी बीच ग्रामीणों ने उसे बावड़ी में कैद हुआ देखकर तुरंत वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को ट्रैकुलाइज कर पिंजरे में डाला और जिसके बाद उसे चिकित्सीय परीक्षण के लिए जिला मुख्यालय के नजदीक बरनों स्थित क्षेत्रीय पशु चिकित्सालय लाया गया। तेंदुए के दोनों पिछले पैर बुरी तरह से घायल अवस्था में थे। इसके अलावा उसके शरीर पर कई जगह हुए घाव के कारण उसे कीड़े पड़ चुके थे। चिकित्सकों ने तेंदुए के घाव को पूरी तरह से साफ कर मरहम पट्टी कर दी है। दे देना, नहीं अगे चले जाना। चलो एक मिनट रखो ना, एक मिनट चढ़ ऊपर।